की ओर राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा मंगलवार को सुबह सुबह जयपुर में मॉर्निंग वॉक करते हुए नजर आए। आपको बता दें, इसके बाद उन्होंने मंदिर में भगवान के दर्शन भी किए। लोगों से मुलाकात के दौरान सीएम ने उनके बीच बैठ करके चाय भी पी है। इसके बाद ही मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा को अपने बीच पाकर के मिलने वालों की होड़ मची रही। तो सीएम भजनलाल शर्मा की ये तस्वीरें देखिए, हम आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, जिसमें दो तस्वीर आप देख पा रहे हैं। जिसमें पहली तस्वीर में देखिए सीएम भजनलाल शर्मा वॉक करते हुए नजर आ रहे हैं, और ये जो दूसरी तस्वीर है इसमें सीएम भजनलाल शर्मा मंदिर में दर्शन करते हुए भी दिखे हैं। तो सीएम ने लोगों के साथ चाय भी पी है। दो तस्वीरें हैं, सीएम भजनलाल शर्मा ने मॉर्निंग वॉक की है और देखिए मंदिर में दर्शन भी करते हुए वो नजर आए, चाय की चुस्की लेते हुए नजर आए। आम जनता के बीच सीएम भजनलाल शर्मा पहुंचे, जहां पर आम जनता वॉक कर रही थी, वहीं सीएम भजनलाल शर्मा भी वॉक करते हुए दिखे। देखिए तीन तस्वीर है टीवी स्क्रीन पर। पहली तस्वीर सैर पर कैसे सीएम भजनलाल शर्मा निकले हैं वो तस्वीर दिखा रहे हैं। दूसरी में आप देख पा रहे हैं सीएम भजनलाल शर्मा ने मंदिर में दर्शन किए हैं, और तीसरी जो तस्वीर है लोगों के साथ चाय पीते हुए सीएम भजनलाल शर्मा नजर आए। तो सीएम भजनलाल शर्मा आज 2 दिवसीय नागौर दौरे पर आ रहे हैं। आपको बता दें कि सीएम के दौरे को लेकर के पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों और बीजेपी नेताओं ने खरनाल, मुंडवा, गोगलेव और अमरपुरा में व्यवस्थाओं का जायजा लिया है। दौरे को लेकर के जिला प्रशासन ने तैयारियां पूरी कर ली हैं, और कार्यक्रम के अनुसार सीएम सबसे पहले हेलीकॉप्टर से खरनाल पहुंचेंगे और वीर तेजाजी महाराज के मंदिर में दर्शन करेंगे। वहीं मुंडवा के वीर तेजा महाराज महिला शिक्षण एवं शोध संस्थान के वार्षिक उत्सव में भी वो भाग लेंगे। उसके बाद नागौर जिला बीजेपी कार्यालय में लोकसभा चुनाव को लेकर के पार्टी पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं की बैठक लेंगे। तो देखिए, बीजेपी का गांव चलो अभियान 9 फरवरी से 11 फरवरी तक चलेगा। शुक्रवार को इस अभियान की शुरुआत मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, प्रदेशाध्यक्ष सीपी जोशी, डिप्टी सीएम प्रेमचंद बैरवा द्वारा की जाएगी। प्रदेश संयोजक ओम प्रकाश भड़ाना ने कहा कि सीएम भजनलाल आज गांव चलो अभियान के तहत नागौर में रात्रि प्रवास करेंगे। राजस्थान में भी 9, 10, 11 को गांव चलो अभियान चलने वाला है। उसके तहत राजस्थान प्रदेश में इस अभियान की शुरुआत होने जा रही है। हमारे राजस्थान प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री भजनलाल जी शर्मा, हमारे प्रदेश अध्यक्ष श्री सीपी जोशी जी और प्रमुख नेता इस अभियान की शुरुआत करने जा रहे हैं। तो 9 से 11 फरवरी तक गांव चलो अभियान, और सीपी जोशी भिलवाड़ा में अभियान की शुरुआत करेंगे। डिप्टी सीएम बैरवा सीकर में इसकी शुरुआत करेंगे। तो अलग अलग जगहों से गांव चलो अभियान की शुरुआत की जाएगी। सरकार की योजनाओं का प्रचार प्रसार किया जाएगा। आपको बता दें कि 9 से 11 फरवरी तक गांव चलो अभियान चलेगा, और सीपी जोशी, डिप्टी सीएम बैरवा अभियान की शुरुआत करेंगे। तो सीकर उप मुख्यमंत्री प्रेमचंद बैरवा आज से 2 दिन जिले के दौरे पर गांव चलो अभियान के तहत जिले के दौरे पर रहेंगे। आपको बता दें कि लक्ष्मणगढ़ इलाके में संवाद करेंगे। लक्ष्मणगढ़ के लालासी गांव जाएंगे और बैरवा गांव में ही रात्रि विश्राम करेंगे। तो इस वक्त की ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। बीजेपी का गांव चलो अभियान और उप मुख्यमंत्री प्रेमचंद बैरवा का सीकर दौरा बताया जा रहा है, जहां पर लक्ष्मणगढ़ इलाके में संवाद वो करेंगे। उप मुख्यमंत्री प्रेमचंद बैरवा का सीकर दौरा है और काफी महत्वपूर्ण ये दौरा हो जाता है। और बीजेपी का गांव चलो अभियान और लक्ष्मणगढ़ इलाके में संवाद का कार्यक्रम है। खेल मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौड़ ने एसएमएस स्टेडियम का जायजा लिया। इस दौरान उनके सख्त तेवर देखने को मिले हैं। उन्होंने खेल गतिविधियों के संबंध में अधिकारियों से फीडबैक लिया, तो खिलाड़ियों से भी बातचीत की है। इसी पर देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। खेल में खिलवाड़ नहीं चलेगा। घोटाला और धांधली नहीं चलेगी। कोच को खिलाड़ी के आदेश। खेल मंत्री के सुन लीजिए निर्देश। हमारी परफॉर्मेंस शानदार रहनी चाहिए, कोई कोताही नहीं, कोई इसके अंदर जिस तरह का
करप्शन जो मैं सुनता आया हूं, जहां नीयत कुछ और होती थी, ऐसा बिल्कुल नहीं सहन होगा। सुन लीजिए, समझ लीजिए, क्योंकि खेल से खिलवाड़ का पुराना ढर्रा नहीं चलेगा। नीति और नीयत सुधारिए या अंजाम के लिए तैयार हो जाइए। खिलाड़ी रह चुके खेल मंत्री राज्यवर्धन सिंह अचानक एसएमएस स्टेडियम पहुंचे तो अधिकारियों में हड़कंप मच गया। राज्यवर्धन सिंह राठौड़ ने स्टेडियम में कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा की। सबसे पहले उन्होंने खेलकूद में कोचिंग की महत्वपूर्ण भूमिका पर बातचीत की है। उन्होंने कहा है कि खेलकूद में उच्च स्तर के प्रदर्शन के लिए सही मार्गदर्शन की आवश्यकता है और उसमें कोचों का बड़ा हाथ है। मुख्यमंत्री जी से लगातार हमारी बातचीत भी हो रही थी। प्रधानमंत्री मोदी जी का जो लक्ष्य है कि भारत के युवाओं को अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे हर मुकाबले पे तिरंगा लहराना चाहिए। आपने उनके शब्द सुने होंगे, कोई ऐसा मुकाबला नहीं होगा अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर जहां भारत का तिरंगा ना लहराए। अब उसी की तैयारी में जहां फिटनेस भी रहनी है, स्वस्थ भी रहना है और हमें खेलों के अंदर खेलना भी है, एंटरटेनमेंट के लिए भी खेलना है, हमारी व्यक्तित्व निर्माण के लिए भी खेलना है और एक्सीलेंस के लिए भी खेलना है, अंतर्राष्ट्रीय पदक जीतने के लिए भी खेलना है। तो उन सभी को ध्यान में रखते हुए हमारे यहाँ पर जो हम अब योजना बनाएंगे उसको ध्यान में रखा जाएगा। और जैसे मैंने कहा कि 2-3 बड़ी चीजें होने वाली हैं जल्द, जिसके अंदर हम टैलेंट हंट भी करेंगे और इनकी एकेडमीज भी तैयार करेंगे। साथ ही उन्होंने खिलाड़ियों के पोषण और आहार के महत्व को उजागर किया। उनका कहना है कि स्वस्थ आहार न केवल खिलाड़ियों के स्वास्थ्य के लिए अच्छा है बल्कि उनके प्रदर्शन में भी सुधार करता है। मुख्यमंत्री जी को भी धन्यवाद देना चाहूंगा। जैसे मेरी उनके साथ चर्चा हुई, 50 खिलाड़ियों के लिए ओलंपिक की तैयारी के लिए अलग से एक हम जैसे केंद्रीय लेवल पर हम टारगेट ओलंपिक पोडियम हमारी जो योजना है उसी तरह से हम यहाँ पर तैयारी करवाएंगे। और उसके अलावा भी 100 करोड़ रुपए दिए गए हैं जो हम खेलों के लिए अलग से इनके लिए जो ट्रेनिंग की व्यवस्था है, एकेडमीज की व्यवस्था है, न्यूट्रिशन की व्यवस्था, उन सबको करेंगे। साथ साथ क्योंकि उद्योग भी मेरे पास है, मुख्यमंत्री जी का ये लक्ष्य है कि उद्योग की जो कंपनीज है उनको भी साथ में जोड़कर, सीएसआर को साथ में जोड़कर हम एक जो क्वालिटी ऑफ सर्विस है वो और बेहतर करेंगे। आप देखिएगा कुछ महीनों के अंदर फर्क बड़े पैमाने पर नजर आएगा। और आखिर में उन्होंने खिलाड़ियों के प्रदर्शन की क्षमता पर चर्चा की और उन्हें बढ़ावा देने के लिए कई उपायों की बात की है। वहीं मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि देश के प्रधानमंत्री खेलों को प्रोत्साहन दे रहे हैं और आने वाले दिनों में राज्य भी यहां के खिलाड़ियों को ओलंपिक तक लेकर जाएगा। इसके लिए 50 खिलाड़ियों के लिए बजट में विशेष प्रावधान किए गए हैं। उन्होंने कहा कि खिलाड़ियों के लिए एक्सीलेंस सेंटर चलाकर उन्हें अपनी पढ़ाई के साथ ही खेलों का प्रशिक्षण मिल सके, इसकी व्यवस्था की जाएगी। जयपुर से महेश दादीज की रिपोर्ट। तो सवाई माधोपुर से बड़ी जानकारी आपको दे दें, करीब 58 घंटे से बोरवेल में महिला फंसी है। आपको बता दें कि 40 घंटे से रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। रात 10 बजे गीली मिट्टी आने पर खुदाई कार्य रोक दिया गया था। पोकलैंड मशीन से अब खुदाई कार्य किया जाएगा। रामनगर डोसी स्थित खुले बोरवेल में 90 फीट नीचे ये महिला फंसी हुई है। तो इस वक्त की ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं सवाई माधोपुर से, ये बड़ी जानकारी जहां पर पोकलैंड मशीन से अब खुदाई कार्य किया जा रहा है। और देखिए आपको तस्वीरें भी टीवी स्क्रीन पर दिखा रहा है जिसमें एनडीआरएफ एसडीआरएफ की टीम पहुंची है। रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है। तो करीब 58 घंटे से बोरवेल में ये महिला फंसी हुई है। 40 घंटे से रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता गिरिराज हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। गिरिलाल, देखिए जिस हिसाब से 58 घंटे से बोरवेल में ये महिला फंसी हुई है, रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है, अभी फिलहाल क्या अपडेट है इस पूरे मामले को लेकर के? जी देखिए, ताजा अपडेट ये है कि रात को 10 बजे तक ही खुदाई कार्य किया गया था, 2 LNT मशीन की सहायता से और 2 JCB की मशीन की सहायता से। लेकिन चूंकि खुदाई करने के दौरान गीली मिट्टी आ गई, तो गीली मिट्टी आने के दौरान विशेषज्ञों की राय के चलते उन्होंने ये जानकारी दी कि अगर गीली मिट्टी के दौरान अगर आगे खुदाई की गई तो मिट्टी और अधिक धंस सकती है और जो परेशानियां हैं वो और भी अधिक बढ़ सकती है। ऐसे में विशेषज्ञों की राय के अनुसार रात को 10 बजे ये जो खुदाई कार्य है बिल्कुल रोक दिया गया और पोकलैंड मशीन को जयपुर से मंगवाया गया है। लेकिन विडंबना यह है कि अभी तक जो मशीन है वो मौका स्थल पर आकर के नहीं पहुंची है। ऐसे में अब जो खुदाई कार्य है वो पूरी तरीके से बंद है। रेस्क्यू का जो कार्य है वो पूरी तरीके से बंद पड़ा हुआ है, ठप पड़ा हुआ है। अब जब तक वो मशीन नहीं आ जाती है तब तक ये जो रेस्क्यू कार्य है ये आगे नहीं बढ़ेगा। तो ऐसे में
अभी का जो ताजा अपडेट है वो सिर्फ और सिर्फ ये है कि अभी इस वक्त रेस्क्यू कार्य बंद है, खुदाई कार्य बिल्कुल बंद है। गीली मिट्टी आने की वजह से ये जो कार्य था, रेस्क्यू कार्य था, वो आगे नहीं बढ़ सका। ऐसे में विशेषज्ञों ने राय दी है कि जब तक जो पानी के अंदर भी जो खोद सकती है मशीन, वो जब तक नहीं आ जाती है तब तक जो रेस्क्यू कार्य है, खुदाई का कार्य है, वो आगे नहीं बढ़ सकेगा। ऐसे में मौके पर पुलिस बल तैनात है, कुछ प्रशासनिक अधिकारी भी मौजूद हैं। जी ठीक है गिरिराज, आप नजर बना करके रखिए, आगे आपसे अपडेट लेंगे। फिलहाल शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो भीलवाड़ा जिला मुख्यालय से महज 13 किलोमीटर दूर अगरपुरा गांव के गांव वालों ने सालों बाद भी गांव की सड़क नहीं बने पर विरोध का अनूठा तरीका निकाला है। गांव वालों ने कीचड़ वाली सड़क पर इकट्ठा हुए वहां कीचड़ में लेटर विरोध किया है। आपको बता दें कि अगरपुरा गांव से कोटड़ी रोड कृषि महाविद्यालय की तरफ जाने वाले रास्ते पर सड़क और नालियां नहीं होने के कारण कीचड़ हो रहा है। गाँव का यह मुख्य रास्ता है, विरोध का यह रास्ता अब चुनना पड़ा। आपको बता दें कि पिछले 2 दिनों से चल रहे इस प्रदर्शन के बाद कोई राजनेता या अधिकारी इन ग्रामीणों की सुध लेने के लिए नहीं पहुंचा है और ग्रामीण भी इसी कीचड़ में अब बैठे हुए हैं। गांव की गलियों से निकलोगे तो ही सड़क पाओगे और कहीं ना कहीं ये बात सार्थक होते हुए यहाँ पर नजर नहीं आ रही है। आप जैसा कि देख सकते हैं कि गांव की जो गलियां हैं, जो सड़क है, उनकी क्या हालात हैं। लगातार विरोध प्रदर्शन जारी है। 2 दिन से अगरपुरा में यह अनोखा विरोध प्रदर्शन चल रहा है। ये गांव वाले एक ही मांग कर रहे हैं, यहाँ पे सड़क बनाई जाए, नाली का निर्माण किया जाए। आप देख सकते हैं किस प्रकार से पानी भरा हुआ है सड़कों पे, लोग बाग यहाँ पे बैठे हुए हैं, निकलना मुश्किल हो रहा है। नारायण जी, दूसरा दिन है, कोई आया बात करने, क्या मांगे हैं, क्या चाहते हैं और कब से ये हाल है? अभी तक हमारे पास ऐसा कोई भी प्रशासन सरकार का या कोई भी बंदा नहीं आया जो हमारी सुनवाई करे। हमारी एक ही मांग है कि यहाँ नाली बने, क्योंकि स्वच्छता की बात चल रही है, मच्छर होता है, बीमारी होती है, सब जगह ऐड होता है, स्वच्छता हो। लेकिन ये अगर प्रशासन की वजह से या सरकार की वजह से यहाँ कीचड़ हो रहा है तो उसको कौन सुधारेगा? ये गांव के भोले वाले लोग ये चाहते हैं कि यहाँ नाली बने, सड़क बने, ताकि ये आराम से निकल सके। तो हमारी मांग यही है कि जब तक ये नाली नहीं बनेगी, सड़क नहीं बनेगी, हम ऐसे ही यहाँ पर विरोध प्रदर्शन करते रहेंगे। और 7 दिन का जो समय दिया है, अगर नाली नहीं बनती है, किसी भी तरह का हमारे पास कोई समाधान का न्योता नहीं आता कि भाई हम समाधान करेंगे, तब तक हम यही विरोध प्रदर्शन करेंगे। 7 दिन बाद में हम रोड जाम भी करेंगे और उग्र प्रदर्शन करेंगे, क्योंकि यहाँ आने जाने वाले लोग बहुत परेशान हैं, बहुत दुखी हैं। बड़े वीडियो जर्नलिस्ट अंकुर सनाटी के साथ राहुल कौशिक, न्यूज़ 18 भिलवाड़ा। तो हल्द्वानी से बड़ी जानकारी आपको दे दें। हल्द्वानी बवाल में अब तक 6 लोगों की मौत की खबर है और बवाल में 250 से ज्यादा लोग घायल बताए जा रहे हैं। आपको बता दें कि आज पूरी तरीके से हल्द्वानी शहर बंद रहेगा और दंगाइयों ने बनभुलपुरा थाने में आग लगाई थी। हल्द्वानी में कर्फ्यू भी लगाया गया है। तो आज पूरी तरीके से जो हल्द्वानी शहर है वो बंद रहने वाला है, यह बड़ी जानकारी आपको दे रहा है। और हल्द्वानी बवाल में अब तक 6 लोगों की मौत की खबर सामने आई है। तो हल्द्वानी में कर्फ्यू लगाया गया है, यह बड़ी जानकारी। और आज पूरी तरीके से हल्द्वानी शहर बंद रहने वाला है। दंगाइयों ने बनभुलपुरा थाने में ये आग लगाई थी, तस्वीरें भी आप देख पा रहे हैं। तो हल्द्वानी में अब कर्फ्यू लगा दिया गया है और हल्द्वानी बवाल में अब तक 6 लोगों की मौत की खबर है। हिंसा में अब तक 250 से ज्यादा लोग घायल बताए जा रहे हैं। तो आज पूरी तरीके से हल्द्वानी शहर बंद रहने वाला है और इस बवाल में 250 से ज्यादा लोग घायल बताए जा रहे हैं। नैनीताल जिले के हल्द्वानी में गुरुवार को बवाल हो गया। नैनीताल जिलाधिकारी ने शहर में कर्फ्यू लगा दिया, साथ ही दंगाइयों को देखते ही गोली मारने के आदेश दिए गए हैं। आपको बता दें कि अब तक 6 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 250 से ज्यादा लोग घायल बताए जा रहे हैं। दरअसल 8 फरवरी को प्रशासन और हल्द्वानी नगर निगम की संयुक्त टीम बनभुलपुरा थाना क्षेत्र के मालिक के बगीचे में पहुंची, जहां टीम ने सरकारी जमीन पर बने मदरसे और नमाज स्थल को बुलडोजर से ध्वस्त कर दिया। प्रशासन की इस कार्रवाई का स्थानीय लोगों ने विरोध किया और उन्होंने पुलिस पर पथराव करना शुरू कर दिया। देखते ही देखते हालात काबू से बाहर हो गए। हम इस वक्त हल्द्वानी के बनभुलपुरा पुलिस थाने के ठीक सामने हैं। ये वही थाना है जिसे उपद्रवियों ने सबसे पहले निशाना बनाया था।
अब थाने का सिर्फ यहाँ पर नाम दिखाई दे रहा है, लेकिन उस थाने के क्या हालात हैं इसका जायजा लेने के लिए हम यहाँ पर आए हैं। आपको दिखाते हैं वो तस्वीरें। उपद्रवियों ने किस कदर थाने के बाहर जितने वाहन खड़े थे, उनमें कई लोग थे जिनके वाहन खड़े थे, उसमें पत्रकार भी थे और उसके अलावा दूसरे आसपास के लोग थे, ऑफिशियल्स थे, जिन लोगों की बाइक्स और दोपहिया वाहनों को रखा गया था। और उसके बाद यहाँ पर उपद्रवी थाने के अंदर पहुंच गए। जो तस्वीरें थी वो काफी खतरनाक है, खौफनाक है, क्योंकि अचानक कोई मॉब इस तरह से आगजनी नहीं करता है। यानी पूरा प्लान था, कहीं ना कहीं कुछ ऐसा प्लान पहले तय किया गया था कि अगर भीड़ बढ़ेगी तो भीड़ आगजनी कैसे करेगी, क्योंकि यहाँ पर कई तरीके से लोग उपद्रव करते करते थाने के पास आए। और थाने का क्या हाल किया है आप देखिए। पुलिस एक डर पैदा करती है, लेकिन यहाँ पर उपद्रवियों के दिमाग में कोई डर पुलिस का नहीं था। तो वही हिंसा के बाद पूरा हल्द्वानी शहर छावनी में तब्दील हो चुका है और शहर में कर्फ्यू लगा दिया गया है। आज दुकानें, ऑफिस, स्कूल सब बंद रहेंगे। आपको बता दें कि बनपुरपुरा इलाके में भारी पुलिस तैनात कर दिया गया है। हालात पर काबू पाने के लिए पुलिस, पीएसी और अर्धसैनिक बलों ने मोर्चा संभाल लिया है। आज शुक्रवार को देखते हुए पुलिस प्रशासन पूरी तरीके से अलर्ट मोड पर है। हल्द्वानी के बनपुरपुरा थाना इलाके में जिस वक्त ये आगजनी और तोड़फोड़ हो रही थी, उस वक्त थाने के ठीक सामने कई वाहन थे। दर्जनों वाहनों को आग के हवाले कर दिया गया। पुलिस की ये बड़ी वैन दिखाई दे रही है जिसमें पुलिसकर्मियों को यहाँ पर लाया गया था, क्योंकि अधिकतर कानून व्यवस्था, लॉ एंड ऑर्डर को तो खबर भरतपुर से है, जहां आईजी के नेतृत्व में पुलिस रेंज ने बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है। इस ऑपरेशन के दौरान पुलिस की 331 टीमों ने 6 जिलों में 553 वांछित अपराधियों को गिरफ्तार किया है। जानकारी के अनुसार 70 जघन्य अपराधों में वांछित आरोपी गिरफ्तार किए गए हैं और साथ ही 7 इनामी आरोपी गिरफ्तार किए गए हैं। साथ ही आईजी ने ऑपरेशन के दौरान उत्कृष्ट कार्य करने वाले पुलिसकर्मियों को सम्मानित करने की बात भी कही है। डीजी क्राइम एवं दिनेश सर के निर्देशानुसार सभी रेंजेस में 6 और 7 तारीख को एक विशेष अभियान चलाया गया था, जिसमें कि विभिन्न प्रकरणों में वांछित जो अपराधी हैं अथवा जिनके खिलाफ स्थायी वारंट जारी हो रखे हैं, इनामी अपराधी हैं, उनको उनके गिरफ्तारी का अभियान चलाया गया था। चूंकि भरतपुर रेंज कुछ कारणों से उस वक्त व्यस्त थी, इसलिए भरतपुर रेंज में वो कार्रवाई नहीं की गई थी, जिस कारण आज हमने 8 तारीख को आज सुबह से लेकर के 3 बजे तक विशेष अभियान अपने पूरे रेंज में चलाया है, प्रत्येक जिले में चलाया है और इसके बहुत अच्छे परिणाम निकले हैं। तो जयपुर से बड़ी जानकारी आपको दे दें, प्रदेश में हार्डकोर बदमाशों के खिलाफ बड़ा अभियान। 2 दिन में 8,368 बदमाशों को गिरफ्तार किया गया है। 17,464 ठिकानों पर पुलिस ने एक साथ दबिश दी है और 15,800 से ज्यादा पुलिसकर्मियों ने यह अभियान चलाया है। गंभीर वारदातों में शामिल बदमाशों के ठिकानों पर छापेमारी की गई है। तो जयपुर से ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं, जहां पर बदमाशों के खिलाफ बड़ा अभियान चलाया गया है। तो पहली बार भारत सऊदी अरब की सेनाएं युद्धाभ्यास कर रही हैं। आपको बता दें कि सदा तकनीकी नाम से ये युद्धाभ्यास बीकानेर के महाजन फील्ड फायरिंग रेंज में चल रहा है। 29 जनवरी से शुरू हुआ ये युद्धाभ्यास 10 फरवरी तक चलेगा। देखिए रिपोर्ट। धमाकों से दहली रेतीले धोरों की धरती, भारत सऊदी अरब की सेनाओं ने दिखाया दम। आतंकियों के ठिकानों पर जमकर हुई बमबारी। बीकानेर के महाजन फील्ड फायरिंग रेंज में भारत सऊदी अरब की सेनाएं संयुक्त अभ्यास कर रही हैं। सदा तंसीक नाम से इस युद्धाभ्यास में रॉयल सऊदी लैंड फोर्स और भारतीय सेना की ब्रिगेड ऑफ गार्ड्स रेजिमेंट शामिल है। इन सेनाओं ने अब तक 11 दिनों की ट्रेनिंग पूरी कर ली है। ये इन्फेंट्री गार्ड्स और सैंड वाइपर ब्रिगेड के लिए बहुत ही गर्व की बात है कि हम इंडियन आर्मी की तरफ से पहला जो इंडिया और सऊदी अरेबिया का जॉइंट एक्सरसाइज है उसमें हम लोग भाग ले रहे हैं। सदा तंसीक जिसका मतलब है कोऑर्डिनेशन फॉर एवर, ये एक इनॉग्रल एक्सरसाइज है। इसका मतलब है कि ये पहली दफा ये हो रहा है और इसके बाद इस श्रृंखला में जारी रहेगा। 29 जनवरी से शुरू हुआ यह युद्धाभ्यास 10 फरवरी तक चलेगा, जिसमें रणनीति के साथ साथ दोनों सेनाएं अपनी सर्वोत्तम जानकारियों को भी साझा कर रही हैं। इसके अलावा हथियार संचालन, निशानेबाजी, टीम एकीकरण के साथ संयुक्त राष्ट्र नियमों की बारीकियों को समझने पर केंद्रित प्रशिक्षण भी किया गया।
इसमें न सिर्फ रिफ्लेक्स शूटिंग बल्कि संयुक्त आतंकवाद विरोधी अभियानों को अंजाम देना शामिल है। इंडिया और सऊदी अरेबिया एक्सरसाइज हुआ। इस जॉइंट एक्सरसाइज के दौरान हमने आपस में जो म्यूचुअल ड्रिल्स और जो प्रोसीजर्स होते हैं वो अच्छे से समझे, सीखे। साथ ही साथ इस दौरान हमने ये देखा कि जो लैंग्वेज और कल्चरल डिफरेंसेस है हमारे बीच में वो कोई बाधा नहीं है। हमने एक दूसरे से काफी अच्छे से सीखा और जब ये एक्सरसाइज खत्म हुई तब मैं ये कॉन्फिडेंटली कह सकता हूं कि आने वाले समय में जब हम दोबारा एक दूसरे के साथ ट्रेन करेंगे तो हम और बेहतर करेंगे। इस अभ्यास से दोनों सेनाओं को आपसी तालमेल को मजबूत करने का अवसर मिला। साथ ही दोनों सेनाओं को विपरीत परिस्थितियों और बदलती जलवायु में खुद के कौशल को परखने का जज्बा भी मिला। न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए बीकानेर से विक्रम जागरवाल की रिपोर्ट। तो सीकर में फरवरी के महीने में इस बार सर्दी के तेवर दिखे हैं। एक तरफ जहां सर्दी जाने के प्रयास लगाए जा रहे थे, वहीं आज पारा जमाव बिंदु के आसपास पहुंच गया है। सीकर जिले के फतेहपुर मौसम केंद्र पर आज सुबह का जो तापमान है 0.8 डिग्री दर्ज किया गया है। फरवरी के महीने में तापमान इतने नीचे नहीं जाता है। पिछले कुछ दिन से बादल और कोहरे की वजह से तापमान काफी ऊपर था, लेकिन मौसम साफ होने के बाद तापमान में जबरदस्त गिरावट हुई है। तो देखिए, इस बार दिसंबर और जनवरी में भी सर्दी ज्यादा नहीं पड़ी थी और केवल एक बार तापमान माइनस में गया था। अन्यथा शेखावटी में इन दिनों महीने में 15 दिन तक तापमान माइनस में रहता है। मौनी अमावस्या पर आज महास्नान है, लिहाजा आज श्रद्धालु आस्था की डुबकी लगा रहे हैं। सुबह 7:11 से शनिवार सुबह 5:06 तक मुहूर्त है। अमावस्या के दिन स्नान और दान का भी काफी महत्व होता है, क्योंकि इसे माघ अमावस्या के नाम से भी जाना जाता है। ऐसे में इस दिन दान करने से शनि के दुष्प्रभाव से बचा जा सकता है। इस बार मौनी अमावस्या बेहद खास मानी जा रही है, क्योंकि इस दिन सर्वार्थ सिद्धि योग, विनायक अमृत योग, हंस और मालवीय योग का निर्माण होने जा रहा है। ये सभी योग बेहद शुभ माने जाते हैं। आपको बता दें कि मौनी अमावस्या पर प्रयागराज के माघ मेले में आए श्रद्धालुओं पर हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा होगी। योगी सरकार हेलीकॉप्टर से फूलों की बारिश कराएगी। संत महात्माओं और श्रद्धालुओं पर फूलों से बारिश होगी और सुबह 10 बजे और 12 बजे पुष्प वर्षा होगी है। जैसलमेर से बड़ी जानकारी आपको दे दें, पोखरण पुलिस की बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। मारपीट मामले में फरार आरोपी गिरफ्तार कर लिया गया है और हमले में 6 युवाओं को चोटें आई थी। आपको बता दें कि कुछ युवकों ने जानलेवा हमला करके मारपीट की थी और 7 महीने पुराने मामले में आरोपी की गिरफ्तारी हुई है। तो पोखरण पुलिस की यह बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। जैसलमेर से ये जानकारी आपको दे रहे हैं। 7 महीने पुराने मामले में आरोपी की गिरफ्तारी हुई है और हमले में 6 युवाओं को चोटें आई थी। तो चले फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ 18 राजस्थान। नमस्कार।